नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको निरंतर मिल सके। और दोस्तों, कल हमने मनु के जो मंडल सिद्धांत तक पढ़ा था, उसके बाद आज षड्गुणीय नीति को हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मंडल सिद्धांत में जहाँ विजिगीषु राज्य के अन्य राज्यों से संबंध का आकलन किया गया है, वहीं षड्गुणीय नीति में एक राजा द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशेष परिस्थिति में अपनाई जाने वाली नीति के ऐसे विकल्प प्रस्तुत करती हैं जो राज्य के लिए लाभदायक हो। इसके लिए मनुस्मृति में जिन 6 विशेष गुणों का वर्णन किया है, उन्हें ही षड्गुणीय नीति कहा जाता है। तो इसके बारे में षड्गुणीय नीति की पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं हम। यानी षड्गुणीय नीति एक राज्य द्वारा एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति दूसरे राज्य के प्रति विशेष परिस्थिति में अपनाई जाने वाली नीति। विशेष परिस्थिति में अपनाई जाने वाली नीति। विशेष परिस्थिति में अपनाई जाने वाली नीति ऐसे विकल्प प्रस्तुत करती हैं जो राज्य के लिए लाभदायक हो। ऐसे विकल्प प्रस्तुत करती हैं। ऐसे विकल्प प्रस्तुत करती है जो राज्य के लिए लाभदायक हो। जो राज्य के लिए लाभदायक हो। कैसी दायक? लाभदायक हो। तो इसके लिए मनुस्मृति में जिन 6 विशेष गुणों का वर्णन है, उन्हें ही षड्गुणीय नीति कहा जाता है। तो षड्गुणीय नीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? प्रमुख 6 तत्व हैं। पहला है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है यान, चौथा है आसन, पांचवा है द्वैधी भाव और छठा है संश्रय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संधि के बारे में। संधि सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। तो राजा द्वारा अपने राज्य के तत्कालिक अथवा भावी लाभ को ध्यान में रखते हुए किसी दूसरे राज्य से मित्रता कर लेनी चाहिए। राजा द्वारा अपने राज्य के तत्कालिक अपने राज्य के तत्कालिक या भावी लाभ को ध्यान में रखते हुए संधि कर लेनी चाहिए, या भावी लाभ
को ध्यान में रखते हुए संधि कर लेनी चाहिए। संधि कर लेनी चाहिए। यानी राजा द्वारा अपने राज्य के तत्कालिक या भावी लाभ को ध्यान में रखते हुए संधि कर लेनी चाहिए। तो इसके बारे में और क्या गया, इससे मनु ने संधि नाम गुण की संज्ञा दी है। मनु ने संधि के दो प्रकार बताए, पहला लाभ की इच्छा से तथा दूसरा राजा से मिलकर, किसी दूसरे राजा से मिलकर शत्रु पर सगाई करना समान धर्मी संधि कहलाता है। दूसरा, किसी राजा से आप इधर जाइए मैं उधर जाता हूँ ऐसा कहकर अलग अलग चढ़ाई करना असमान धर्मी संधि होता है। यानी संधि के दो प्रकार कौन कौन से, पहला लाभ की इच्छा से या दूसरा किसी शत्रु से मिलकर। संधि के कौन कौन से दो प्रकार बताए, पहला लाभ की इच्छा से, लाभ की संधि के प्रकार, पहला लाभ की इच्छा से, लाभ की इच्छा से, और दूसरा किसी दूसरे राजा के साथ मिलकर शत्रु पर सगाई करना, किसी दूसरे राजा के साथ मिलकर सगाई करना, मिलकर चढ़ाई करना, यह है असमान धर्मी संधि। यह समान धर्मी संधि, समान धर्मी संधि। इस संधि का क्या नाम है, समान धर्मी। और असमान धर्मी कौन सी है, असमान धर्मी वो है जो कहती है राजा से आप इधर जाइए मैं उधर जाता हूँ ऐसा कहकर अलग अलग सगाई करना असमान धर्मी संधि कहलाती है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं विग्रह यानी युद्ध के बारे में। युद्ध के बारे में मनु के क्या विचार थे उसके बारे में हम जानेंगे। विग्रह या युद्ध, विग्रह या युद्ध के बारे में हम अभी जानेंगे। तो राजा द्वारा दूसरे राज्य पर किए गए आक्रमण को विग्रह कहा जाता है। राजा द्वारा दूसरे राज्य पर किए गए आक्रमण को विग्रह कहा जाता है। राजा द्वारा दूसरे राज्य पर किए गए आक्रमण को विग्रह कहते हैं। यानी दूसरे राज्य पर किए गए आक्रमण को विग्रह कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दो भेद हैं कौन कौन से। पहला, शत्रु की कमजोरियों की पूर्ण जानकारी लेने के बाद विजय के उद्देश्य से किया गया आक्रमण, और दूसरा, अपने मित्र पर किए गए आक्रमण के जवाब में उसकी रक्षा के लिए किया गया विग्रह। तो इसके दो प्रकार कौन कौन से। पहला है शत्रु की कमजोरियों की जानकारी लेने के बाद विजय के उद्देश्य से किया गया युद्ध। शत्रु
की कमजोरियों शत्रु की कमजोरियों के बारे में पूर्ण जानकारी की शत्रु की कमजोरियों की पूरी जानकारी लेने के बाद विजय के उद्देश्य से किया गया युद्ध। विजय के उद्देश्य से किया गया युद्ध या आक्रमण। विजय के उद्देश्य से किया गया आक्रमण। किया गया आक्रमण क्या कहलाता है? यह इसका पहला प्रकार। और दूसरा कौन सा है? अपने मित्र पर किए गए आक्रमण के जवाब में उसकी रक्षा के लिए। अपने मित्र पर किए गए आक्रमण। अपने मित्र पर किए गए आक्रमण। अपने मित्र पर किए गए आक्रमण के जवाब में उसकी रक्षा के लिए। आक्रमण के जवाब में उसकी रक्षा के लिए। जवाब में उसकी रक्षा के लिए। उसकी रक्षा के लिए। अपने मित्र पर किए गए आक्रमण के जवाब में उसकी रक्षा के लिए जो युद्ध किया जाता है वो इसका दूसरा प्रकार है। किया गया रक्षा के लिए किया गया विग्रह या युद्ध। किया गया के लिए किया गया। अब बात करते हैं नंबर 3, यान यानी विजय प्राप्त करने या शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किए गए आक्रमण को यान कहा जाता है। यान के दो प्रकार है। शत्रु को संकट में देखकर समर्थ राज्य द्वारा उस पर किया गया आक्रमण प्रथम यान, जबकि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न होने पर मित्र की सहायता से किए जाने वाले द्वितीय यान कहा जाता है। यान के संदर्भ में मनु का निर्देश है कि स्वयं की सेना के होने तथा शत्रु पक्ष के दुर्बल होने पर ही इस गुण का सफल प्रयोग संभव है। तो अब बात करते हैं यान के बारे में। यान विजय प्राप्त करने या शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से किया गया आक्रमण। विजय प्राप्त करने या शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से किसी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किए गए आक्रमण को शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से किए गए आक्रमण को यान कहा जाता है। किए गए आक्रमण को यान कहा जाता है।
यान कहा जाता है। शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से किया गया यान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यान के कितने प्रकार है। तो यान के 2 प्रकार है। कौन कौन से? तो पहला प्रकार कौन सा है? यान के पहला प्रकार है शत्रु को संकट में देखकर। शत्रु को संकट में देखकर, शत्रु को संकट में देखकर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से, शत्रु को संकट में देखकर समर्थ राज्य द्वारा उस पर किया गया आक्रमण प्रथम यान है। समर्थ राज्य द्वारा किया गया आक्रमण प्रथम यान है। नंबर 2, दूसरा यान कौन सा है? तो प्रथम, जबकि आक्रमणकर्ता राज्य द्वारा स्वयं समर्थ न होने पर मित्र की सहायता से किए जाने वाले को द्वितीय यान। जबकि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न होने पर, आक्रमणकर्ता स्वयं समर्थ न होने पर मित्र की सहायता से किए जाने वाले मित्र की सहायता से किए जाने वाले को द्वितीय यान का है। द्वितीय यान कहा है। अभी यानी षड्गणीय नीति में हमने तीसरा यान के बारे में पढ़ा। अब नंबर 4 हम पढ़ेंगे आसन के बारे में। शत्रुतापूर्ण संबंधों के बावजूद राज्य द्वारा युद्ध की स्थिति को न अपनाकर थोड़े समय के लिए उदासीन या तटस्थ रहकर प्रतीक्षा करना, ये थोड़े समय के लिए अपनाई जाने वाली नीति है ताकि शत्रु को शांत रखकर स्वयं शक्ति अर्जित की जा सके। मनु ने आसन के 2 रूप बताए। प्रथम सेना या कोष को कमजोर होने पर अपनाया जाने वाला आसन तथा दूसरा मित्र के आग्रह पर अपनाया जाने वाला आसन। यानी इसका मतलब है सीधा साधा उदासीन, यानी ये थोड़े समय के लिए अपनाई जाने वाली है ताकि शत्रु को शांत रखकर स्वयं शक्ति अर्जित की जा सके। तो अभी पढ़ते हैं नंबर 4 आसन। तो आसन के बारे में हम पढ़ते हैं। आसन का सीधा साधा मतलब क्या है? तो आसन का सीधा साधा मतलब है शत्रु को शांत रखकर स्वयं शक्ति अर्जित करना। शत्रु को शांत रखकर स्वयं शक्ति अर्जित करना। स्वयं शक्ति
अर्जित करना, स्वयं शक्ति अर्जित करना। अब इसके दो प्रकार बताए गए हैं। मनु ने आसन के दो प्रकार बताए। प्रथम सेना या कोष के कमजोर होने पर। प्रथम क्या है? सेना या कोष के कमजोर होने पर, या कोष के कमजोर होने पर, कोष के कमजोर होने पर, कोष के सेना या कोष के कमजोर होने पर। और दूसरा कौन सा है? मित्र की सलाह के अनुसार। यानी पहला तो हो गया प्रथम सेना या कोष के कमजोर होने पर, दूसरा है मित्र के आग्रह पर अपनाया गया आसन। मित्र के आग्रह पर अपनाया गया आसन, अपनाया गया आसन। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 5 दैदी भाव। नंबर 5 दैदी भाव के हम बारे में जानेंगे। मनु के अनुसार जब राजा अपनी सेना को दो भागों में बांटकर एक भाग को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखता है तथा दूसरे भाग को स्वयं के अधीन दूसरे स्थान पर रखता है तो यह दैदी भाव कहलाता है। इस गुण के प्रयोग के बारे में मनु के विचार है कि जब सेनापति के अधीन सेना का भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोका रखने का काम करता है तथा बाकी सेना राजा के साथ सुरक्षित स्थान पर रहते हुए मित्रों की सहायता से शक्ति कार्य करती है। मतलब राजा बलवान हो सामने वाला तभी दैदी भाव की रणनीति अपनाई जाती है। तो दैदी भाव के बारे में क्या कहा है? मनु के अनुसार जब राजा अपनी सेना को, जब राजा अपनी सेना को दो भागों में बांटकर, अपनी सेना को दो भागों में बांटकर, राजा अपनी सेना को दो भागों में बांटकर एक भाग को एक भाग को सेनापति किसी स्थान पर, एक भाग को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन, एक भाग को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन, किसी स्थान पर सेनापति के अधीन, सेनापति के अधीन रखता है तथा दूसरे रखता है तथा दूसरे भाग को स्वयं के अधीन, दूसरे भाग को स्वयं के अधीन, दूसरे भाग को स्वयं के अधीन, दूसरे भाग को अपने खुद के अधीन रखता है। ये यदि वह शत्रु को अधिक शक्तिशाली समझता है तो सेना को दो भागों में बांट लेता है या बांट लेना चाहिए, स्वयं के अधीन। ये दैदी भाव कहलाता है। ये दैदी भाव
कहलाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 6 संश्रय, यानी किसी का संश्रय का अर्थ है बलवान का आश्रय लेना। संश्रय संश्रय के बारे में क्या कहा गया है, तो संश्रय के अर्थ है बलवान का आश्रय लेना। संश्रय का अर्थ, इसका अर्थ बलवान का आश्रय लेना। इसका अर्थ है बलवान का आश्रय लेना। अर्थ बलवान का आश्रय लेना। बलवान का आश्रय लेना। इसमें क्या होता है, यदि राजा दैवी भाव की रणनीति को अपनाकर भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो तो उसे बलवान राज्य का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन मनु का मानना है कि सहारा ऐसे राजा का लेना चाहिए जो शत्रु से ज़्यादा ताकतवर हो। मनु ने कूटनीति पर बल दिया है, जिसकी महत्वपूर्ण कड़ी राजदूत है। राज्यों को आपस में राजदूतों की अदला बदली करनी चाहिए। राजदूतों की योग्यता के लिए उनको शास्त्रों, मनोविज्ञान, सद्गुणीय नीति का ज्ञाता होने के साथ चतुर, कुलीन, निर्लोभ भी होना आवश्यक माना है, जिसके बारे में हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी जो राजा, यदि राजा दैवी भाव की रणनीति अपना कर भी, यदि राजा दैवी भाव की रणनीति अपना कर भी, दैवी भाव की रणनीति अपना कर भी अपनी रक्षा करवाने में असमर्थ हो, अपनी रक्षा करवाने में असमर्थ हो तो उसे बलवान राज्य का आश्रय लेना चाहिए। तो उसे बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लेना चाहिए, ये संश्रय में है। सहारा ऐसे राजा का लेना चाहिए जो शत्रु से ताकतवर हो। सहारा ऐसे राजा का लेना चाहिए जो शत्रु से ताकतवर हो। जो शत्रु से ताकतवर हो, यानी सहारा ऐसे राजा का लेना चाहिए जो शत्रु से ताकतवर हो। यह है संश्रय में हमने अभी जो पढ़ा है। अब हम आगे बात करेंगे
उपाय, उपाय का अर्थ उस साधन से है जो विदेश नीति का सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उपाय, उपाय के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। उपाय की क्या परिभाषा है? उपाय का अर्थ उस साधन से है, उपाय का अर्थ उस साधन से है, उस साधन से है। उपाय का अर्थ उस साधन से है जिसे विदेश नीति के सफल संचालन, जिसे विदेश नीति, विदेश नीति के सफल संचालन, विदेश नीति के सफल संचालन, विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है, संचालन के लिए अपनाया जाता है। अन्य भारतीय राजनीतिक चिंतकों के समान मनु ने भी 4 उपायों का विधान किया है, जो है साम दाम दंड भेद के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साम के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले हम जानेंगे साम के बारे में। साम विशेष प्रेम तथा सम्मान प्रदर्शन द्वारा दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना। साम का अर्थ है, साम का अर्थ है, साम का अर्थ है विशेष प्रेम तथा सम्मान प्रदर्शन, विशेष प्रेम तथा सम्मान प्रदर्शन द्वारा, सम्मान प्रदर्शन द्वारा, सम्मान प्रदर्शन द्वारा दूसरे राजा को अपने पक्ष में, सम्मान प्रदर्शन द्वारा, सम्मान प्रदर्शन द्वारा दूसरे राजा को अपने पक्ष में करना, दूसरे राजा को अपने पक्ष में करना, अपने पक्ष में करना, यह साम के अंतर्गत होता है। साम के बाद आता है दाम, नंबर 2। साम के बाद आता है दाम। दाम के अंतर्गत क्या होता है? संपत्ति अथवा अन्य किसी रूप से सहायता देकर प्रतिपक्ष को अनुकूल बनाने का उपाय दाम कहा जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। धन संपत्ति या अन्य किसी रूप से, धन संपत्ति या अन्य किसी रूप से, या अन्य किसी रूप से, धन संपत्ति या अन्य किसी रूप से सहायता देकर प्रतिपक्ष को, अन्य किसी रूप से सहायता देकर प्रतिपक्ष को
सहायता देकर प्रतिपक्ष को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना। अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना। बनाने का प्रयास करना। अनुकूल बनाने का प्रयास करना, ये होता है दाम के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे दंड और भेद। तो भेद के अंतर्गत है सबल शत्रु को कमजोर करने के उद्देश्य से तथा उसके पक्ष में फूट डालने की नीति भेद है। सबल शत्रु को कमजोर करने के लिए, सबल शत्रु को कमजोर करने के उद्देश्य से, सबल शत्रु को कमजोर करने, सबल शत्रु को कमजोर करने के उद्देश्य से उसके पक्ष में फूट डालने की नीति, उसके पक्ष में फूट डालने की नीति, फूट डालने की नीति, फूट डालने की नीति भेद है। फूट डालने की नीति भेद है। भेद के उपाय को दो तरीकों से अपनाया जा सकता है। प्रथम, सबल शत्रु राज्य तथा उसके राजाओं के मध्य मतभेद पैदा करना। दूसरा, संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियां यथा अमात्य, सेनापति, प्रजाजन आदि के बीच में मतभेद की स्थिति प्राप्त करना। इस उपाय का प्रयोग दूत तथा गुप्तचरों की सहायता से किया जा सकता है। तो ये नीति है, वो भेद है। अब पढ़ते हैं दंड के बारे में। दंड से तात्पर्य शक्ति के प्रयोग से है। दंड से तात्पर्य शक्ति के प्रयोग से है। शक्ति के प्रयोग से है। शक्ति के प्रयोग से है। दंड का तात्पर्य शक्ति के प्रयोग से है। शक्ति। इस उपाय का उद्देश्य बलपूर्वक अथवा युद्ध द्वारा शत्रु को अपने अनुकूल बनाने के लिए बाध्य करना। इस उपाय का उद्देश्य, इस उपाय का उद्देश्य, इस उपाय का उद्देश्य है बलपूर्वक या बलपूर्वक या युद्ध द्वारा शत्रु को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना या बनाने के लिए बाध्य करना। बनाने के लिए बाध्य करना।
दंड में आता है। युद्ध द्वारा अपने अनुकूल बनाने के लिए बाध्य करना। दंड के उपाय का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्य तीन उपाय साम दाम दंड भेद सार्थक ना हो। मनु का मानना है कि साम दाम और भेद पहले इनका ही प्रयोग करना चाहिए। प्रयत्न करें युद्ध द्वारा नहीं, युद्ध से दोनों पक्षों का नाश होता है। तो अब हम पढ़ेंगे युद्ध के बारे में, ये अंतिम टॉपिक है। तो इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है युद्ध, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय परराष्ट्रीय संबंधों का प्रधान व निर्णायक आधार युद्ध होने के कारण मनु ने तैयारी, आवश्यकता, युद्ध संचालन से लेकर विजय प्राप्ति तक की रणनीति का विवेचन किया है। युद्ध में शत्रु से सामना करने की स्थिति को निर्विकल्प बताते हुए मनु ने आह्वान किया है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने से राज्य को लाभ होता है तथा लड़ते हुए मरने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए मनु ने युद्ध से डर कर न भागने का राजा का धर्म कर्तव्य कहा है। मनु ने युद्ध से डर कर मनु ने राजा को युद्ध से डर कर न भागने का, यानी मनु ने युद्ध से डर कर न भागने का राजा का धर्म, न भागने का राजा का धर्म यानी कर्तव्य का है। कर्तव्य का है। तो मनु ने कहा है कि राजा को युद्ध से डरकर भागना नहीं चाहिए। और क्या कहा है, मनु स्मृति में युद्ध में काम आने वाले अस्त्रों शस्त्रों के साथ ये भी माना गया कि सोते हुए, क्या माना गया है, सोते हुए और कवच रहित नंगे शस्त्र से रहित युद्ध न करते हुए युद्ध न करते हुए और दूसरे के साथ युद्ध में भिड़े हुए योद्धा को नहीं मिलना चाहिए। न करते हुए और दूसरे के साथ भिड़े वे योद्धा को नहीं मारना चाहिए। योद्धा को नहीं मारना चाहिए। दूसरे के साथ युद्ध में भिड़े हुए योद्धा को नहीं मारना चाहिए। ये भी युद्ध के नियमों के अंतर्गत। मनु के अनुसार विजेता द्वारा पराजित राजा के प्रति सह्यता का विचार किया जाना चाहिए। राज्य के लोगों, धर्म, रीति रिवाज, मर्यादाओं एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। अब इसमें मनु और कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक संगतक के पूर्वधा मनु और कौटिल्य का संक्षिप्त किंतु तुलनात्मक चर्चा अध्ययन को समग्रता प्रदान करेगी। सर्वप्रथम यदि हम समानता की बात करें मनु और कौटिल्य में, तो वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते हुए ब्राह्मण वर्ण को दोनों ने सर्वोच्च माना, शूद्र वर्ण को दोनों ने निम्न माना। मनु की भांति कौटिल्य ने भी राज्य को सप्तांग माना है और न्याय तथा कर व्यवस्था संबंधी विचारों में समानता दिखाई देती है। मनु भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चिंतक के
प्रमुख संस्थापक हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।